मैं डॉक्टर शशिभूषण, हिंदी विभाग, कमला राय कॉलेज गोपालगंज। मैं आज गीत फरोश कविता जो भवानी प्रसाद विरचित है पर परिचर्चा करूँगा। यह शीर्षक हिंदी प्रतिष्ठा BA पार्ट 2 पेपर 3 के लिए प्रस्तावित है। इस कविता की व्याख्या से पूर्व भवानी प्रसाद मिश्र का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत करूंगा। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 20 मार्च 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिला के अंतर्गत टिगरिया गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु मध्य प्रदेश राज्य के नरसिंहपुर स्थान पर 20 फरवरी 1950 में हुई। इनके पिता का नाम सीताराम मिश्र और गोमती देवी। अनुपम मिश्र इनके पुत्र थे। भवानी प्रसाद मिश्र को हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। इन्होंने BA तक शिक्षा प्राप्त की थी। इनकी ख्याति हिंदी कवि और गांधी विचारक के रूप में है। इन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिला हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म श्री पुरस्कार और राजकीय स्तरीय शिखर सम्मान इन्हें प्राप्त है। इनकी मुख्य कृतियों के अंतर्गत गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, गांधी पंच सती, त्रिकाल संध्या, परिवर्तन जिए, अनाम तुम आते हो, कालजयी, नीली रेखा आदि काव्य संग्रह है। तुकों के खेल बाल साहित्य है। जिन्होंने मुझे रचा संस्मरण है। कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध है इनके। कल्पना, इनकी साहित्यिक कल्पना का संपादन इन्होंने किया था। अब हम विद्यार्थियों गीत फरोश कविता के पृष्ठभूमि के रूप में हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र आधुनिक हिंदी कविता के समर्थ कवि हैं। वे प्रयोगवाद और नई कविता से संबद्ध हैं। मिश्र जी ने व्यक्ति, समाज और जीवन को नई दृष्टि से देखा। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने भारतीय दर्शन और संस्कृति को गहनता से आत्मसात किया एवं गांधी दर्शन के आलोक में मानवीयता को ग्रहण किया। गीत फरोश मिश्र जी का प्रथम संकलन है। उनकी प्रायः कविताएं प्रकृति चित्रण से संबंधित है। इसके अतिरिक्त सामाजिकता और राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताएं भी है। गीत फरोश कविता सबसे पहले अज्ञा जी द्वारा संपादित दूसरा तार सप्तक में 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बाद में यह कविता गीत फरोश काव्य संकलन में शामिल किया गया। गीत फरोश कविता में कवि ने फिल्मी दुनिया में बिताए गए समय को याद कर
कवि के गीतों का विक्रेता बन जाने की विडंबना को मार्मिकता के साथ कविता में ढाला है। यह कविता समाज को कला के प्रति पतनशील मानसिकता पर व्यंग्य है। कवि दुकानदार बन जाता है इस कविता में, एक फेरी वाला बन जाता है जो अपने गीतों को बांधकर अपने कंधों पर ढोकर उसे बेचता है। उसकी मजबूरी है, उसकी जरूरत है, उसका आर्थिक बोझ, कवि का आर्थिक बोझ इतना बढ़ जाता है कि साहित्य को बेचना उसकी जरूरत और मजबूरी बन जाता है। तभी वह गीत फरोश में लिखते हैं, जी हाँ हुजूर, हाँ श्रीमान, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, मैं बहुत तरह के गीत बेचता हूँ, मेरे पास गीतों का कमी नहीं है। आपको जिस तरह का चाहे, जिस तरह का पसंद आए, उस हर तरह का गीत मेरे पास मिलेगा। एक दुकानदार की भांति वह अपने सामान को दिखा रहे, गीत को सामान मानकर उसे दिखा रहे हैं। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा, कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। हर तरह का काम का गीत है। देखिए, पहले देख लीजिए, उसके बाद नाम बता दूंगा। और सब कोई भी काम का नहीं है, बिना काम का कोई गीत नहीं है, सबका काम है, सबका महत्व है। कुछ गीत मस्ती में लिखे हैं, मौज में लिखे हैं, कुछ गीत निराशा में लिखे हैं, पस्ती में लिखे हैं। यह गीत सख्त सर दर्द भुलाएगा, यह गीत जो है पुराने से पुराना जो सर दर्द है उसको भी भुलाने में सक्षम है। यह गीत पिया को पास बुलाएगा, जिसके पति प्रियतम दूर चले गए हैं और यह गीत सुना दिया जाए तो उसके पिया उसके पास आ जाएंगे, इतनी क्षमता है उस गीत में। यह गीत पिया को पास बुलाएगा, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पहले जब इसको बेचने के लिए निकला तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन बाद में मुझे ज्ञान हुआ, बुद्धि आई, बेकार में शर्म हो रही थी। लोग तो अपने ईमान बेच देते हैं, अपने धर्म बेच देते हैं, अपनी नैतिकता बेच देते हैं। आप सुनकर हैरान मत होइए, मैं भावुकता में बहकर ये बेचने नहीं आया हूं, मैं सोच समझकर बेचने आया हूं। अपने गीत बेचता हूं, आखिर अपने गीत बेचता हूं, मैं सोच समझ आखिर अपने गीत बेचता हूं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं, जी जी मैं गीत बेचता हूं, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं। हुजूर से संबोधन किया जा रहा है, श्रीमान रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जिससे कि ग्राहक भड़क के ना। जी छंद और बेछंद सब पसंद करे, जैसा चाहते हैं वैसा पसंद करे, छंद वाला है बेछंद वाला भी है। अमर गीत है जी, अमर गीत, और यह तुरंत मरे, और जो तुरंत मरे ना, बुरा मानने की इसमें क्या बात, मेरे पास रखे हुए कलम और दावात, इसमें से भाई नहीं नए लिख दूं, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। छंद वाले लीजिए या बिना छंद वाले लीजिए, जो पसंद है वो लीजिए। अमर गीत है जो कभी नहीं मरता, हमेशा इसका उपयोगिता बनी रहती है, यह तुरंत खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, ये वाली गीत लीजिए। बुरा मानने की, अगर ये भी पसंद नहीं है ना, बुरा मानने की इसमें कोई बात नहीं। मेरे पास कलम दवात है, मैं फिर आपको नया गीत लिख दूंगा, आप जैसा चाहें वैसा गीत लीजिए। जी हुजूर, मैं गीत जैसा चाहेंगे वैसा मैं लिख दूंगा,
बुरा मानने का तो कोई बात ही नहीं है। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है, गा कर देखे। ये वाला जो है, ये सुबह का गीत है, गा कर देख लीजिए, गजब का गीत है, बहुत बढ़िया। अपने सामान का बड़ाई कर रहे, बखान कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। यह गीत गजब का है, ढाकर देखे। यह गीत जरा सुने में है। यह गीत अवसाद के समय का है। ये गीत जो है सो थोड़ा अवसाद के समय का है, जो सूना में लिखा गया है। यह गीत पुणे का लिखा गया, पुणे में लिखा गया। यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़कर जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। कवि कहते हैं कि ये पहाड़ी पर चढ़ने की क्षमता रखता है यह गीत। इस गीत में प्रेरणादायक शक्ति काम करती है, जो अपनी मंजिल तक आप पहुंच जाओगे। इसमें इतनी क्षमता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है जी, यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुवाली की हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर जी। और गीत भी है दिखलाता हूँ जी, सुनना चाहे आप तो गाता हूँ। यह गीत भूख प्यास सब को भगा देगा, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर, भुवाली की हवा है। भुवाली एक जगह है जो उत्तराखंड में है, जहाँ बहुत सारे चीड़ के पेड़ हैं। वहाँ का जो वातावरण है वो टीबी रोग के लिए बड़ा ही स्वास्थ्यवर्धक है। तो भुवाली की हवा है, स्वास्थ्यवर्धक हवा को प्रतीक के रूप में लिया। यह गीत भुवाली की हवा है, स्वास्थ्यवर्धक है हुजूर। यह गीत तपेदिक की दवा हुजूर, तपेदिक मतलब होता है कि क्षय रोग या टीबी, कि इसकी दवा के रूप में भी काम करेगा हुजूर। इसको देख लीजिए, अगर आपकी ज़रूरत है तो ये भी ले सकते हैं जी। और गीत भी है दिखलाता हूँ जी, और गीत भी है दिखलाता हूँ। अगर आप सुनना चाहें जी, सुनना चाहे आप तो मैं गाता हूँ। अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं गा के दिखा दूंगा जी जी। गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं जी, गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं। यह गीत रेशमी है यह खादी का, यह गीत पित्त का है बादी का। कुछ और डिजाइन भी है यह इल्मी, यह लीजिए चलती चीज नई फिल्में। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत जी, रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत जी। बहुत देर लग गया हटाता हूँ, गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखलाता हूँ। या भीतर जाकर पूछ आइए, या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ जी। हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। कवि कहते हैं कि ये जो गीत है, ये जन्म का भी गीत है और मरण का भी गीत है, जीत का भी गीत है और शरण का भी गीत है। शरण मतलब अधीन पनाह का गीत है। यह गीत रेशमी है और खादी का भी, खद्दर का, आजादी का भी है। यह शान और शौकत का भी है और वह आजादी का भी है। यह पित्त का भी है और वादी का भी है। पित्त का मतलब होता है कि यकृत बनने वाला एक तरल पदार्थ है जो पाचन में सहायक होता है, और वादी होता है एक
वायु विकार संबंधी रोग होता है वादी, तो उसका भी है वायु विकार में सहायक। तो पित्त का भी है और वादी का भी है, कुछ और डिजाइन भी है, और भी डिजाइन है। अगर ये भी नहीं पसंद है तो दूसरा डिजाइन दिखा देता हूं। यह इल्मी है, यह ज्ञान का डिजाइन, शिक्षा का डिजाइन। ये शिक्षा है, इससे शिक्षा मिलेगी। ये देखिए नया डिजाइन ज्ञान का, शिक्षा का। यह लीजिए, चलती चीज फिल्मी, मजेदार है, फिल्मी वाला है। यह गीत देखिए, ये फिल्मी वाला है। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत है। यह गीत सोच सोच कर मर जाने का गीत है। आप उस अवस्था में चल जाएंगे जिसमें आदमी बिल्कुल अकेला उदास हमेशा सोचता रहता है, वह उस भाव में पहुंचाने वाला गीत है। यह दुकान से घर जाने वाला गीत है। जी नहीं दिल लगी की, इसमें क्या बात? ये हंसी मजाक की बात नहीं है, इसमें मनोविनोद की बात नहीं है। मैं लिखता ही रहता हूँ दिन रात लिखता रहता हूँ गीत। आपको तरह तरह के बन जाते हैं गीत, कभी रूठ रूठ कर बन जाते हैं गीत। दिन रात लिखता हूँ, तरह तरह के बनते हैं गीत। कभी उसको रूठ जाता है गीत तो उसको मनाना पड़ता है, बन जाते हैं गीत। जी बहुत देर लग गया, हटाता हूँ, अब सामान हटाता हूँ, बहुत देर लग गया। ग्राहक की मर्जी, आपको अगर ये पसंद ना आया तो ठीक है, अच्छा है, जाता हूँ। लेकिन एक और देख लीजिए, एक और गीत, बिल्कुल अंतिम बार, और एक और देख लीजिए। या आ जाइए भीतर, अपने भीतर या घर पूछ के आइए आप किस तरह के गीत पसंद है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। गीत बेचना अच्छी बात नहीं है, पाप मैं समझता हूँ। क्या करूँ, साहित्य में बेचना नहीं चाहता, गीत बेचना नहीं चाहता, कला में बेचना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूँ, मगर लाचार हूँ, हार कर गीत बेचता। कवि नहीं चाहता है कि साहित्य का व्यवसायीकरण किया जाए, किंतु पूंजीवादी व्यवस्था और भौतिकवादी समाज में संवेदना और चेतना बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। इच्छा के विरुद्ध जाकर कवि परिस्थिति से समझौता कर लेता है और एक फेरी वाले की तरह गीत बेचने पर मजबूर हो जाता है। अगर भाषा शिल्प इस कविता में देखा जाए तो हम पाएंगे कि इस कविता में कवि एक कुशल व्यंग्यकार के रूप में दिखाई देते हैं। व्यंग चुटीले और मन स्पर्शी होते हुए भी विनोद की मिठास है। कविता में भाषा सहज है और बोलचाल के नजदीक अधिक है। इस कविता में लोकगीत शैली के नजदीक है। यह कविता जो है लोकगीत शैली के नजदीक है। अभिव्यक्ति की सहजता है, आत्मीयता है और कलात्मकता इनके कवि शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। धन्यवाद।